नमः संस्कृत मित्रेभ्यः। मित्रों, आज हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। ये जो बिंदु है ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में हो, रीट का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या किसी भी एकेडमिक स्तर का कोई भी एग्जाम हो, वहां पर ये बिंदु बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये वर्णमाला से ही संबंधित एक बिंदु है। आइए, हमारे बिंदु का आज का नाम है उच्चारण स्थान। बड़ा ही फेमस रहा है और कई बार आपने पढ़ा होगा। आज कोशिश करेंगे हम कि इसे बड़े सरल तरीके से पढ़ें। आइए देखिए, उच्चारण स्थान क्या है। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए, उच्चारण स्थान की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो यह कहा गया है कि फेफड़ों से वायु निकलकर हमारे मुख में आती है और मुख में आकर के जिस स्थान से टकरा करके ध्वनि के रूप में निकलती है, जो वहां टकराया है, तो वह स्थान उस ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। फिर से, फेफड़ों से वायु निकलकर मुख में जिस स्थान से टकरा करके ध्वनि के रूप में निकलती है, वह स्थान ही उस ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। कैसे? मान लीजिए हम प का उच्चारण कर रहे हैं, तो प का जब उच्चारण करेंगे तो फेफड़ों में से वायु निकलकर मुख में आएगी और ओष्ठों को बंद करके वो वायु कहाँ टकराएगी? ओष्ठों पे टकराई। और फिर जैसे ही हमने ओष्ठ खोला तो फिर क्या निकला? प आपको सुनाई दिया। अब ये सुनाई देना और ये अंदर की प्रक्रिया, ये हम प्रयत्नों में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान की परिभाषा हुई, फुफ्फुसात वायु निर्गत्य मुखस्य यस्मात् स्थानात् ध्वनि रूपेण निर्गच्छति तत्स्थानम ध्वन्युच्चारण स्थानम इति उच्यते। ऐसा संस्कृत में कहा गया है, पर प्राय उच्चारण स्थान की परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती। और आप जानते हैं कि जो हमारी वस्तुनिष्ठ प्रणाली है या जो बहुविकल्पीय जो हमारे प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, खासतौर पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें, वहां तो ये प्रश्न कैसे भी नहीं पूछा जा सकता। तो आइए देखते हैं उच्चारण स्थान। देखिए, सबसे पहली बात यह है, एक प्रश्न आएगा कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर कभी पूछा जाए तो आपको सीधा सीधा उत्तर है कि उच्चारण स्थानानाम, उच्चारण स्थानों की संख्या, उच्चारण स्थानों की संख्या। देखिए, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार अगर मैं बात करूं तो उच्चारण स्थानों की संख्या है 8। कई स्थानों पर उच्चारण स्थानों की संख्या 7 भी दी हुई है, लेकिन एक ही शब्द है उरहा। अगर उरहा को हम उच्चारण स्थान नहीं माने वक्षस्थल को, तो ये 7 रह जाती है। एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 8 ऑप्शन नहीं आया, तो वहां जो ऑप्शन सही था वो 7 था। तो इसलिए आप याद रखें, उच्चारण स्थानों की संख्या पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 8 होती है। यदि कभी 8 ऑप्शन में नहीं आए तो आपको 7 को ढूंढना है कि 7 सही है। अगर 7 और 8 दोनों आती है तो आप लिखेंगे 8। और मेरा मानना है कि 8 ही होनी चाहिए, क्योंकि पाणिनीय व्याकरण को ही हम सबसे प्रामाणिक मानते हैं। तो उच्चारण स्थानों की संख्या जब भी कभी पूछी जाए, रीट जैसे एग्जाम में तो अगर कभी पूछा गया कि उच्चारण स्थान कितने हैं, तो आपको बताना है 8। कति उच्चारण स्थानानि, तो 8 उच्चारण स्थानानि। तो इस तरह से कहा गया 8 उच्चारण स्थान होते हैं। अब इनके नाम देखिए, क्रम कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं उस क्रम को बताऊंगा जिस क्रम से आपको याद करने में सुविधा मिले। कैसे? देखिए, सबसे पहला उच्चारण स्थान जो है वो आपको लिखना है उराहा। उराह का मतलब होता है वक्षस्थल, हृदय का हिस्सा, ये उराह। अब मैं थोड़ा सा क्रम ले रहा हूं। कंठ,
पहला आपको कौन सा याद रखना है? कंठ। कंठ के बाद तालु, कंठ तालु। तालु के बाद आपको याद रखना है मूर्धा। मूर्धा का एक नाम और है शिरः। लघु सिद्धांत कौमुदी में उरह के बाद शिरः को लिखा गया है। हम अपने पढ़ने में सरलता की दृष्टि से हम इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं। वो मैं बताऊंगा क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, कि कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा के बाद दंता, पांचवें नंबर का है दंत। दंत के बाद है ओष्ठौ। ओष्ठ के बाद है नासिका। और आठवें नंबर पर आपको याद रखना है जिह्वा मूलम। देखिए कैसे, ये समझ लीजिए ये हमारा हृदय है और इसे हम उरह कहेंगे। अब फेफड़ों से वायु आई, उरह वक्षस्थल होके निकलेगी। तो पहला ही उच्चारण स्थान आपके लिए क्या लिख दिया मैंने? उरह। आप ये समझिए कि हम लोग एक क्रम से चल रहे हैं। जैसे ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाएगी, अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेन जयपुर से चलेगी जंक्शन से, तो उसके बाद अगर इधर आएगी आगरा की तरफ, तो पहला स्टेशन कौन सा पड़ेगा? आपको गांधीनगर स्टेशन पड़ेगा। उसी तरह से गांधीनगर के बाद में कौन सा पड़ेगा? जगतपुरा पड़ेगा। तो ये एक क्रम है। तो हम कुछ इसी तरह से सीख रहे हैं उच्चारण स्थानों को। तो पहला मेरा कहना क्या है कि उरह हो गया। अब आइए आप, उरह के बाद वायु आएगी तो बीच में क्या पड़ेगा? आपका कंठ पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कंठ। तो साहब ये मान लीजिए उरह है, तो उरह के बाद में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये आपका हिस्सा क्या है? कंठ का है। ये उरह, उरह के बाद कंठ। तो अगर क्रम देखोगे तो उरह, उरह के बाद कंठ आया ना, तो इसलिए मैंने कंठ को लिखा है। अब कंठ के बाद अगर आप ध्यान से देंगे तो ये चंद्राकार जो हिस्सा है, आ जाइए यहां पर। जो आप कंठ के बाद आएंगे तो ये देखिए जो आपका हिस्सा है ऊपर वाला, ऊपर वाले दांतों के पीछे वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा तालु है। ऊपर वाले जो दांत हैं इनके पीछे वाला हिस्सा जो है ये चंद्राकार सा, ये पूरा हिस्सा क्या माना जाएगा? तालु माना जाएगा। तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? तालु। तो इसके बाद कंठ और कंठ के बाद तालु। आपको पता है इस तालु के ठीक ऊपर ये पूरा हिस्सा क्या है? मूर्धा, मतलब कि सिर का हिस्सा है। तालु यहां है और ये हमारा मूर्धा है। अब होता क्या है कि वायु होती है गर्म, और गर्म चीज ऊपर की ओर उठती है वायु, तो वो चाहती है कि वो सिर तक आ जाए। तो इसीलिए तालु के बाद आप किसको गिनोगे? मूर्धा को गिनोगे। तो पहला कौन सा? पहला आपका उरह, उरह के बाद कंठ, कंठ के बाद तालु, और तालु के बाद सेंटर में बीच में क्या आ गया? आपका मूर्धा। क्रम याद रखना है बस कि सबसे पहले वायु आएगी तो कंठ में आएगी, उरह के बाद में कंठ में आएगी, कंठ के बाद तालु, और तालु के बाद में मूर्धा। अब सिर के बाद ये घूमते हुए जैसे ऊपर नहीं निकल पाती है, तो ये तालु से चिपकते हुए ये हमारे क्या आ जाएंगे? दांत आ जाएंगे। तालु से निकलेगी, अगर मूर्धा तक नहीं पहुंच पाई या मूर्धा तक पहुंच गई तो फिर भी आना है, तो निकलेगी तो मुंह के बाहर ही। तो अब देखिए आगे क्या आ गई? आपके दंत आ गए। इसलिए मैंने मूर्धा के बाद क्या लिखा है? दंत। और दंतों के ऊपर का कवर क्या है? दांतों के ऊपर का कवर है आपका ओष्ठौ। देखिए आप कहेंगे कैसा चित्र बना दिया, मुंह का चित्र ऐसा नहीं होता। आपको बता दूं, मुझे भी पता है, मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ओष्ठ आ गया, ओष्ठ के बाद तो कुछ है ही नहीं।
तो मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले आपको क्रम याद होना चाहिए कि सबसे पहले अगर वायु आएगी तो फेफड़ों से निकली और कहाँ आई, उरह, उरह के बाद कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दांत, दांतों के बाद ओष्ठ। ये क्रम है। कोई भी ट्रेन चलेगी तो इसी क्रम से, स्टेशनों का ऐसे कूद के तो नहीं जाएगी, स्टेशनों पर रुकना पड़ेगा। तो ये हमारी वायु के लिए विराम स्थल हैं, वायु को रोकने के स्थान है, टकराने वाले स्थान हैं। तो फिर से सुन लीजिए, उरहा, उरह के बाद कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दांत और दांतों के बाद ओष्ठ, ओष्ठ के बाद में क्या आता है, नासिका और जिह्वा मूल को आप याद रखेंगे। नासिका यहाँ है, इसका कनेक्शन हमारे गले से भी है। कोई भी वर्ण हो, हम एक एक वर्ण ऐसे भी हैं प्रत्येक वर्ग में जिनको हम नासिका से बोल सकते हैं। वैसे तो नासिका से किसी भी वर्ण को बोला जा सकता है, बस उसमें अनुस्वार लगा दीजिए, वो नासिका से कनेक्ट हो जाएगा। आदि वायु नासिका से निकलेगी और आदि वायु हम मुंह से निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारा नासिका वर्ण हो जाएगा और मुख का भी उसमें साथ होगा। इसीलिए कहा गया है मुख नासिका वचनोनुनासिका, अनुनासिक वर्ण वही होते हैं। चलिए, तो ये कुछ क्रम हैं जो आपको याद रखना है कि कितने उच्चारण स्थान हैं, 8। कौन कौन से, उरह, फिर कंठ, कंठ के बाद तालु, शिरः मतलब मूर्धा, दंताः, ओष्ठौ, नासिका, जिह्वा मूल। तो उच्चारण स्थानों की संख्या कभी भी पूछी जाए तो पाणिनीय व्याकरण में उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। अष्टौ उच्चारण स्थानानि सन्ति। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे छोटी बात बता रहा हूं मैं आपको। संस्कृत में पंचवर्गाः सन्ति। कितने वर्ग हैं हमारे, 5 वर्ग हैं। बड़ी सिंपल है, जो बच्चा 0 पे बैठा हुआ है उसको एक क्लास बिल्कुल समझ में आएगी। और मैं बता रहा हूं एक एक चीज को वो सीखेगा। आप पहली क्लास देखिए, उसके बाद दूसरी देखिए, आपको लगेगा बड़ी क्रमबद्धता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वही देखिए कि वर्गों की संख्या कितनी है, 5। अब 5 वर्ग कौन कौन से हैं वर्णमाला में, एक आपका है क वर्ग, दूसरा च वर्ग। देखो जिनको आता है उनके लिए नहीं पढ़ा रहा, ये उनके लिए पढ़ा रहा हूं जो संस्कृत की शुरुआत कर रहे हैं। जिनको नहीं आता तो स्किप करते रहिए। तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और फिर है प वर्ग। कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग। अब एक खास बात क्या है, क वर्ग को आप चाहो तो क्या कह सकते हो, कु, च वर्ग को चू, ट वर्ग को टू, त वर्ग को टू और प वर्ग को पू। सीधी सी बात है, यदि कहीं पर किसी सूत्र में आपको कु नजर आ जाए तो कु का मतलब होता है क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग और पू का मतलब प वर्ग। ये जो उ है ना, पूरे वर्ग का ज्ञान कराता है। वर्ग के प्रथम वर्ण में उ की मात्रा लगी हुई है जो समस्त वर्ण का नाम कराता है। इसे कहते हैं उदित। उदित का मतलब क्या होता है, उत इत। जैसे जगत योग ईश, तकद हुआ, ऐसे उत योग इत, उदित। उदित कौन से होते हैं, उ की इत संज्ञा। इत हमने पढ़ा था ना, इत हमने पढ़ा था महेश्वर सूत्रों में, और इत का हमने क्या कर दिया था, लोप कर दिया था। याद कीजिए, प्रत्येक सूत्र का, महेश्वर सूत्रों में प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम व्यंजन है उसका लोप कर दिया था, उसको लिखा ही नहीं था हमने वर्णों में। इसी तरह से इनमें जो उ है, इन सबका क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा, और ये अपने सभी वर्णों का ज्ञान कराएंगे। तो उ का इत हो गया, लोप हो गया इत के बाद। तो कु का मतलब हो गया क वर्ग, जिसमें वर्ण आएंगे कौन कौन से, कु का मतलब क, ख, ग, घ, ग। ठीक है, ऐसे इसको ले लीजिए, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसको लीजिए फिर
बात समझ में आ गई होगी। मैं बहुत ही धीमा चल रहा हूं, आप समझिए। कु कह दीजिए, कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग और पू का मतलब प वर्ग। तो चाहे ये कह दो चाहे ये कह दो, और सूत्रों में काम आएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, कु आएगा। इच्चू यशा नाम तालु, चू आएगा। ऋतु रसा नाम मूर्धा, टू आएगा। कहीं तू आएगा। लिट्टू लसा नाम दंता, इस तरह से ये सब आएंगे। उपपदमान या नाम ओष्ठऊ, तो ये जो जो हम सूत्र पढ़ेंगे तो उनमें ये भी काम आने वाला है, तो वहां पर भी इनका अर्थ यही रहने वाला है। तो आप देखिए हमारे 5 वर्ग हैं, कुचु टूतु पू। अब आप देखिए प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो आप देख लीजिए यहां से यहां तक कुल कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण हो गए। सब में हलंत लगाना बहुत जरूरी है। हम व्यंजनों की बात कर रहे हैं, उच्चारण के लिए अ मिलाते हैं, लेकिन यहाँ तो लिखने की बात है तो हम हलंत ही लगाएंगे, ये बात ध्यान रखो आप। तो 25 वर्ण हैं, ये भी याद रख लीजिए। इन 25 वर्णों को हमने नाम दिया है स्पर्श वर्ण। क्या नाम दिया है? ये मैं शायद पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं आपको। 25 वर्ण क्यों हैं? कहां से शुरू होइए? क से शुरू होइए और कहां तक? म तक के सभी वर्ण किसमें माने जाएंगे? स्पर्श वर्णों के अंतर्गत माने जाएंगे। क से म तक कितने वर्ण हैं? 25। वैसे भी याद रख सकते हो, वर्ग 5 है और 5 में 5 वर्ण हैं, तो 25 वर्ण हो गए। और ये 25 वर्णों को किस नाम से जानते हैं? स्पर्श के नाम से जानते हैं। अब आइए उच्चारण स्थानों की तरफ। देखिए कुछ उच्चारण स्थान तो ऐसे हैं जो इनको देखते ही क्लियर हो जाते हैं अगर हम ध्यान से पढ़ें तो। देखिए सबसे पहला है उरह। मैं आपको एक वर्ण बताऊं, अगर इस ह के साथ अगर मैंने इस ल को मिला दिया तो क्या बनेगा? हल। हल। अगर हल बोला जाता है तो आप मान लीजिए कि आपका पेट फूलता है। वायु का वेग जो है, वायु का जो दबाव है वो आपके हृदय पर पड़ेगा। हला बोल के देखिए आप, आपको लगेगा कि पेट फूलेगा, मतलब वायु का दबाव पेट के अंदर की तरफ जाएगा। इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? उराह। आज तक परीक्षा में उराह नहीं पूछा गया और मुझे नहीं लगता कभी पूछा जाएगा। उच्चारण स्थान इन 7 में से ही पूछे जाएंगे। बात समझ में आई? चलिए कैसे याद करने हैं आपको। देखिए मैंने कहा कि वायु निकली कहां से? फेफड़ों से, और कहां गई? उराह। उराह की बात छोड़ी हमने क्योंकि उराह के लिए वर्ण बता चुके हैं। उराह के बाद में जब हमारा नंबर आता है तो सबसे पहला स्टेशन या सबसे पहला स्थान कौन सा है? आपका ये कंठ। कंठ ही बोला है ना, वायु आई और कहां गई? कंठ पर। तो साहब कंठ पहला स्थान है, तो कंठ पहला स्थान है और पहला वर्ग कौन सा है? क वर्ग है। तो आप समझ लीजिए पहले स्थान के लिए पहला वर्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। समझ में आई बात? पहला हमारा स्थान क्या है हमारे लिए? कंठ। उरा से निकलने के बाद पहला उच्चारण स्थान है कंठ। वायु सबसे पहले कंठ में आएगी और वायु के साथ सबसे पहले वर्ग भी वर्णमाला में कौन सा है? क वर्ग, मतलब कि कु है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे। कंठ से वायु अगर निकल गई तो दूसरे स्टेशन पे कहां रुकेगी? तो हमारी वायु नामक जो गाड़ी है, वायु रूपी जो गाड़ी है, वो तालु पे जाएगी। कंठ के बाद तालु है, दांतों के पीछे वाला हिस्सा। तो हमने कहा कि दूसरा जब तालु पे जाएगी तो दूसरा वर्ग कौन सा है? च वर्ग। तो दूसरे के लिए, अगले के लिए हम अगले स्थान पे चलेंगे और क्या हो जाएगा? च वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। बात समझ में आ गई ना? दूसरा स्थान। अब तालु के बाद सेंटर में क्या है? मूर्धा है, सिर है। तो तालु का सीधा कनेक्शन किससे है? सिर से। कहते हैं ना लोग मेरे तो गैस बन गई, सिर में चढ़ गई, तो वायु ही है वो। गैस क्या है? वायु ही तो है। वो वायु सिर तक आ जाती है, वो दर्द हो जाता है सिर में, तो वो मूर्धा पे आ जाती है। तो मूर्धा जो है आपका कौन सा हो गया? ट वर्ग, मतलब कि मूर्धा तीसरा नंबर है। कंठ, तालु और फिर इसके बाद मूर्धा अगला स्टेशन है। तो ट वर्ग का अगला वर्ग तो हमारे निश्चित है। तो इस वर्ग का क्या हो जाएगा?
इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, मूर्धा। ये आप लिख लेना अलग से भी, तो ये क्या हो गया, मूर्धा हो गया। स्पर्श वर्ण का मतलब मूर्धा नहीं है, ध्यान में, स्पर्श वर्ण तो सारे हैं, इन सबको ही हम क्या कहेंगे, स्पर्श वर्ण कहेंगे। ठीक है साहब, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मूर्धा किनका उच्चारण स्थान है, जो हमारे ट वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग मूर्धा का। मूर्धा कह दीजिए, दूसरा नाम क्या कह सकते हो, शिरः भी कह सकते हो। ठीक है साहब, ये हो गया। इसके बाद आ जाइए, मूर्धा के बाद में मूर्धा हो गया, फिर तालु से निकल कर क्या जाते हैं हमारे, दंत आ जाते हैं, दांत। तो दांत हमारा अगला है, और अगला दांत अगर बात करें तो अगला वर्ग भी कौन सा है, त वर्ग है। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंताह हो गया। ठीक है, अब अंतिम वर्ग कौन सा है, प वर्ग, और प वर्ग के बाद में, दांत के बाद में अंतिम हमारी क्या स्थिति है, कौन सा स्थान आता है, ओष्ठी आता है, जो दिखाई दे रहा है। तो वायु टकराएंगे तो कहाँ टकराएगी, ओष्ठ पे टकराएगी। तो हमारे लिए प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठौ हो गया। देखिए यहां तक के उच्चारण स्थान जो है ना 5, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये इस तरह से बड़े स्पष्ट हैं। पहला कंठ क वर्ग, दूसरा तालु च वर्ग, तीसरा मूर्धा ट वर्ग, चौथा दंत त वर्ग, और पांचवा ओष्ठ प वर्ग। तो इस तरह से ये याद रखना है, ये पांचों वर्गों के ये 5 उच्चारण स्थान आपको पता चल जाएंगे अगर आप इनको एक स्थान के तौर पर देखेंगे कि इसके बाद ये आएगा। इसका क्रम याद रखिए और वर्गों का क्रम याद रखिए, और क्रम से आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये तो रहे हमारे क्या, 5 वर्गों के। अब देखिए, ये देखिए अंतिम ग, य, ण, न, म। हम जानते हैं वर्ग के अनुसार क्या होता है, ग का कंठ भी उच्चारण स्थान है, य तालु भी है, ण का मूर्धा है, न का दंत है, और म का क्या है, ओष्ठ। ये वर्ग के अनुसार है। लेकिन इन सबको आप जब बोलते हो तो नासिका से इनका उच्चारण करना पड़ता है। तो नासिका में अगर मैं बात करूं तो य, म, ग, ण और न। याद कीजिए, माहेश्वर सूत्रों का एक जोड़ा है, एक सूत्र है माहेश्वर सूत्र। कौन सा है, यम गणनम। पाणिनि ने यम गणनम क्यों लिखा, नासिका नासिका वर्ण एक साथ लिख दिए, पांचवे वर्ण एक साथ लिख दिए। तो यम गणनम में यम गण न, अंतिम तो इत है, 2 बार थोड़ी लिखना था, वो तो लिखा ही नहीं जाएगा। यम गण न, इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका भी है, और दूसरा क्या है, नासिका है, और इनका एक उच्चारण स्थान इनके वर्ग के अनुसार भी चलेगा। तो हम नासिका यहां लिख देते हैं, वर्ग के अनुसार आपको यहां से पता चल जाएगा। देखो सूत्र बहुत बाद में पढ़ने, सूत्र से पहले हमारा काम है हम सरल भाषा में, कल को मान लीजिए आ जाता है वहां ठ, तो अब ठ से अंदाजा लगा सकते हैं, ठ वर्ग में आता है। ट वर्ग कौन से नंबर पे पड़ता है, ट पड़ता है हमारा 3रे नंबर पे। तो पहले कंठ पे आएगा, कंठ के बाद तालु जाएगा, और 3रे नंबर पे मूर्धा आएगा। इसलिए ट वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान क्या होगा, ट वर्ग के वर्णों का मूर्धा होगा, या शिरः भी आ सकता है। मूर्धा ही मूर्धा याद रख के मत जाना, है ना। और देखिए मात्राओं को थोड़ा सा ठीक लगाया करो, मैंने देखा है कई बार तो मूर्धा को मूर्धा लिख देते हैं। भैया क्या है कि लैंग्वेज जो है ना, उसको केवल लिखना ही नहीं है। कई बार मैं देखता हूं कि संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं और फिर कहते बस लिखना ही तो है, याद कर लो। ऐसा थोड़ी होता है, गद्य और पद्य में कोई तो अंतर होगा, दोनों को एक जैसे ही पढ़ोगे क्या। तो व्याकरण में अगर लैंग्वेज को आप बोल रहे हो तो लैंग्वेज में भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है, आप किस तरह से उच्चारण कर रहे हो। उच्चारण का बड़ा महत्व है। जब उच्चारण का महत्व आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि उच्चारण का कितना बड़ा महत्व होता है। लोग कितना गलत भी बोलते हैं, लेकिन उनको सीखना चाहिए। मैं कोई गलती करता हूं तो मुझे भी सीखना चाहिए। आज भी हम सीख रहे हैं, हम पे गलती हो सकती है। अगर वो गलती है तो उसे आप क्षमा भी कर सकते हैं, और उस गलती को अगर मुझे पता लगती है तो मैं सुधारने का प्रयास भी करता हूं। ये होना चाहिए। आप अगर गलतियों को सुधारेंगे नहीं तो फिर आप सीखेंगे कैसे। यही सीखना है, यही अनुभव है। तो चलिए, तो हमने देखा 5 वर्ग हैं और 5 वर्गों के उच्चारण स्थान हम देख चुके हैं। इस तरह से आप सामान्य रूप से उच्चारण स्थानों को देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे
उच्चारण स्थानों के सूत्रों सहित वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। तो आइए, सूत्रों का वर्णन भी बहुत जरूरी है और ये कक्षा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सूत्र याद कर लिए तो आपको उच्चारण स्थानों में कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो मेरा तो मानना यह है कि आप रोजाना सूत्रों का वाचन करें और सूत्रों की आप बार बार आवृत्ति करते तो सूत्र याद हो जाता है, उसके बाद आपको वर्ण पहचानने में दिक्कत नहीं होती। तो देखिए हम किस तरह से 11 सूत्रों का हम वर्णन करेंगे। 11 सूत्र हैं ये और 11 सूत्रों से हम उच्चारण स्थान सीखेंगे और इन्हीं में से प्रश्न आएगा, इसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं आना है। अन्य 2-4 बातें जिनको हम अंत में लिख देंगे। तो देखिए, सबसे पहला सूत्र आपको याद रखना है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। पहला सूत्र हुआ अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं बुलवा रहा हूं। अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। 5 बार बोल लीजिए अब आप लोग। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। आप बार बार इसको बोलिए, याद कैसे नहीं होगा मैं देखता हूं। क्या बोलना है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब देखिए वर्ण कैसे निकालोगे। देखिए एक बात मानिए आप कि अ जो है ना वो अपने समान अक्षर का विज्ञान करा रहा है। इन सूत्रों में जो अ है वो अपने समान अक्षर, मतलब अ किसका ज्ञान करा रहा है? आ का भी। तो यहां जो अ लिखा हुआ है उसका मतलब आप आ भी समझेंगे। तो अ का मतलब अ और दीर्घ आ। अ हो गया। कु अभी पढ़ा है वर्गों में। कु का मतलब क वर्ग, बहुत अच्छा। तो कु का मतलब हो गया क वर्ग। अब क वर्ग के अक्षर बताइए कौन कौन से हैं? क वर्ग के अक्षर हो गए, अगर मैं एक बार ही लिखूंगा एक ही वर्ड के, बस क, ख, ग, घ और ग। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा मैं इसको यहां लिख देता हूं, उच्चारण स्थानम। ठीक है साहब। इसके बाद कु हो गया, क ख ग घ ग। देखिए हलंत जरूर लगाना, ये कई बार मैं देखता हूं ऐसे ही छोड़ देते बिना हलंत के। हलंत का मतलब हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, इसमें मिले स्वर की बात नहीं कर रहे। क में अ ही क्यों, ई भी मिला दो फिर तो। अ को ही क्यों मिलाते हो? तो क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत और ग हलंत। अब इसके बाद एक कु हो गया। इसके बाद देखिए ह लिखा हुआ है तो ह का मतलब ह ही होता है और ह की ध्वनि ही किससे मिलती है? हमारे यहाँ विसर्ग से मिलती है, इसलिए विसर्ग। इन सबका उच्च विसर्जनीय नाम क्या लिखा हुआ है? कंठः लिखा हुआ है। तो उच्चारण स्थान के नीचे क्या लिख दोगे? कंठ। तो बात समझ में आ गई। अ का मतलब अ और आ, कु का मतलब क वर्ग, ह का मतलब ह ही है और विसर्जनीय नाम। देखिए यहां 1 2 3 ये 3 प्रकार के वर्णों को बता करके और चौथा विसर्ज, अगर हम देखेंगे तो षष्ठी के बहुवचन में ही बात करेगा ये। विसर्जनीय नाम, रामाणाम, फलानाम पढ़ा होगा आपने। तो विसर्जनीय नाम का मतलब है अ, कु, ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इतनी बड़ी लैंग्वेज बनती है। तो अ आ क वर्ग, क ख ग घ ग आगे क्या वर्ग में कु का मतलब होता है ह और विसर्ग भी किसकी भरी देता है? हा। बोल के देख लीजिए, क ख ग, उच्चारण के लिए अ मिला रहा हूं और अ तो वैसे भी कंठ में है। क ख ग घ ग, इस तरह से ह। सब में हमारा गला जो है, कंठ जो है वो बिल्कुल खुला रहता है। अब देखिए आपको बताऊं मैं कि हमारे यहाँ उच्चारण का बड़ा दोष है। लोग संस्कृत को पता नहीं कैसे बोलते हैं। मैं तो कई बार वर्णमाला जो पढ़ाई जाती है उस पर भी बड़ी हंसी आ जाती है। संस्कृत में किसी व्यक्ति को पहचानना बड़ा आसान है। हमारे यहाँ क्या परंपरा है साहब, बच्चे को पढ़ाया जाता है, इसको ऐसे पढ़ाया जाता है। पहले बोलेंगे के, अरे साहब के बोलोगे, फिर बोलोगे मैं, फिर बोलोगे ले,
अब आप बोलवाओगे के, में, ले, तो फिर तो एक कैमेले हुआ। आप इसको के, में, ले और फिर बुलवाएंगे क्या, कमल। बोलो पहले बोलेंगे एक अक्षर को के, में, ले और फिर पूरा बोलेंगे कमल। ये भिन्नता क्यों? ये भिन्नता की आवश्यकता नहीं है, आप उच्चारण ही गलत कर रहे, दुर्भाग्य है। अरे इसको सही बोलिए, क, म, ल, कमल। अब बताइए कोई अंतर है क्या? तो जबरदस्ती से आप उच्चारण को बोलते हैं ने, ये ने कोई उच्चारण होता है क्या? के टे हेले, तो विकेट हेले ही हुआ, कटहल कब से हो गया? तो उच्चारण को सुधारिए। चाहे आप संस्कृत के टीचर हैं या नहीं हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। गलतियां गलतियां हैं, हमें अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए। मैं तो कई बार वर्णों पे प्रश्न कर देता हूं, हम लोग तरह कोई ऐसे बना देते हैं। अब आप सोचिए, आपने ये कर दिया, प में से र, प्र जो लिखा, र हटा दिया तो प तो नजर आएगा ना आपको। स्र लिखोगे, स लिखिए, र लिखिए, तो कम से कम स तो नजर आएगा। अगर र हटा दूं तो फिर त्र को भी ऐसे ही क्यों नहीं बना देते आप लोग? ये लीजिए, ये त्र, पहले त बनाई, अगर मैं इसमें से हटा दूं तो कम से कम ये तो लगे कि ये त है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह के अक्षरों की बनावट रखते हैं। तो मेरा बताना इतना है कि आप उच्चारण सही कीजिए, कंठ को कंठ से ही बोलिए, जबरदस्ती तालु मत लगाइए। अ बोलिए, ए नहीं। ए मतलब आप तालु का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कंठ वर्ण जब आएंगे तब आप सही बोलना सीखोगे। अ, आ, क, ख, ग, घ, घ, ह, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अब अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। दूसरा सूत्र है इच्चु यशानाम तालुः। इच्चु यशानाम तालुः। इच्चु यशानाम तालुः। इच्चु यशानाम तालुः। 3 बार बोल लीजिए, इच्चु यशानाम त्वा तालुः। इच्चु यशानाम तालुः। इच्चु यशानाम तालुः। तो इच्चु यशानाम तालु को वैसे ही करना है जैसे अ को लिया था, ऐसे ही ई को ले लीजिए। तो यहां हो गया ई, चू का मतलब हो गया च वर्ग, ई का मतलब बड़ी ई भी ले लेंगे साथ में, ई का मतलब बड़ी ई, चू का मतलब च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण हो गए देख लीजिए, च, सब में हलंत लगा दीजिए। बात समझ में आ गई? इसके बाद ह की जगह क्या आ गया? य, ये य हलंत, और य के बाद में देखिए विसर्जनीय की जगह श, और नाम तो यहां भी है, ये तो षष्ठी का बहुवचन है, रामा नाम, फला नाम, तो यशा नाम, तो श ये वाला। अब बहुत बोल लिया आपने शंकर जी वाला सा, शंकर जी हमेशा रहेंगे लेकिन तालु भी रहेगा, तो साहब इसका नाम चेंज कर दो, आज से आपको बोलना है तालुष, तालव्यश, ऐसा भी कह सकते हो। तो आप क्या बोलोगे? तालव्यश या तालुष कह दीजिए, सरल भाषा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साहब तालुष हो गया, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। सूत्र को याद कीजिए, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इच्चु यशानाम तालु। 2 सूत्र हो गए, तीसरे पे आइए। ऋतु, नहीं पहले इसको नहीं लिखेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, 3 बार बोल लीजिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा में पहला वर्ण कौन सा है? री। दूसरा वर्ण, ये देखिए 2 गांठ लगा दीजिए, बस यही अंतर है री और ह्रस्व। हमारे यहाँ वर्णों को आपको याद रखना चाहिए। देखिए लिखते हैं ना आप लोग, जैसे कि आपने र लिखा, ये आपका छोटा रू, और गांठ लगा दोगे बड़ा रू, अंतर तो आना चाहिए कोई ना कोई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप कहोगे सर जी पहली की तरह बता रहे हैं, लेकिन गलतियां होती हैं, मैं जानता हूं। कितना ही सरल प्रश्न हो,
कुछ लोग उसमें गलती करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो री री। इसके बाद में टू का मतलब समझ गए होंगे, टू का मतलब होता है ट वर्ग। अब देखिए ट वर्ग लिख दिया, वर्ण तो बता लेंगे ना, ट ठ ड ढ ण, सब में हलंत लगा देना। तो ट वर्ग के बाद में क्या है, टू के बाद में ये देखिए क्या लिखा हुआ है र, ये र भी हलंत लिखेंगे। इसके बाद श भी हलंत लिखेंगे। ये वाला श तालु से बोलना है, इसको मूर्धा से श इस तरह से बोलना है। तो श नाम मूर्धा, ये ना की जगह क्या हो गया अणा। ये आपको पता रीरश वाला सामान्य नियम में, बाकी अटकुम वांग व्यवायपी ऐसा सूत्र भी काम आता है। तो यहाँ क्या है श नाम, ये क्या हो गया मूर्धा। आप चाहो तो बगल में क्या लिख सकते हो, कभी हो सकता है मूर्धा ना आए तो क्या भी आ सकता है, शिरहा भी आ सकता है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तीनों सूत्र अकुह विसर्जनीयानाम कंठ इच्छु यशानाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा। इस तरह से 3 सूत्र हो गए हैं। चौथा सूत्र देखिए, अभी लिख रहे थे जो, ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः। तो पहला वर्ण लिरी, तू का मतलब त वर्ग। संस्कृत में लिरी एक ऐसा वर्ण है जिसका कभी भी दीर्घ नहीं होता। और त वर्ग का मतलब त थ द ध न, सब में हलंत जरूर लगाना है। त वर्ग के बाद में आ गया ल, ल के बाद में आ गया स, ये वाला। और नाम पहले की तरह, तो देखिए ये मूर्धा, ये तालु स, ये मूर्धन्य स और ये आपका दंत स। तो स के बाद इनका सबका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंताः। तो दंत हो गया। आगे बढ़िए, 5वें नंबर का सूत्र, चारों याद हो गए हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ इच्छु यशानाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा ऋतु लसानाम दंताः। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं यहां पर, आगे आपको दिक्कतें नहीं होगी, इसलिए मैं यहां थोड़ा लिखूंगा नासिका वाला। पहले नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य एक होता है आपका अनुस्वार। इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। अनुस्वार तो कहीं भी लगा दो। जब हम अ आ ई अंग में क, हमने बताया था ना अनुस्वार वाला अंग और अ को हम स्वर क्यों नहीं मानते, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग कहीं भी लगाया जा सकता है। तो नासिका अनुस्वारस्य, देखिए अवग्रह चिन्ह का कभी उच्चारण नहीं किया जाता है ना। जब आप उच्चारण करोगे ऐसा नहीं बोल सकते नासिका अनुस्वारस्य, गलत, बिल्कुल गलत। नासिकानुस्वारस्य प्लुत माना जाता है, थोड़ा लंबा बोलना पड़ता है। नासिकानुस्वारस्य, क्या बोलना है, नासिकानुस्वारस्य, इस तरह से नासिकानुस्वारस्य। तो यहां हो गया अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका हो गया। इसी के साथ इसी का एक सूत्र है, यम गण नानाम नासिका च। पाणिनि ने क्यों लगाया, पाणिनि ने च इसलिए लगाया क्योंकि पहले अनुस्वार का एक सूत्र कह चुका है नासिका का सूत्र, और दोबारा नासिका का सूत्र का। और यम गणना नाम, तो लिख दीजिए पहला क्या है य, फिर है म, फिर है ग, लिख लीजिए य म ग, फिर क्या है ण, ण के बाद न, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। यम गणना नाम, अंतिम नाम तो है ही, इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका। तो यम गणना नाम नासिका च, यम गणन, इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका। हलंत लगाना है उच्चारण के लिए, अ बोल रहा हूं केवल। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः इच्छु यशानाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा ऋतु लसानाम दंता यम नासिकानुस्वारस्य यम गणनानाम नासिका च। इस तरह से हमारे कितने सूत्र हो गए हैं, 6 सूत्र। आगे बढ़ते हैं 7वां सूत्र।
देखिए अब दो चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, उपधमानीय और साथ में जिह्वा मूल, साथ में हम ओष्ठ वर्ण को भी पढ़ेंगे। देखिए उपपद मानिया, उच्चारण देखिए तो उपपद मानिया, उपपद मानिया नामोष्ठौ, सीधा उपपद मानिया नामोष्ठौ। आपने याद हो तो हम जब भाषण की बात करते तो भाषण में भी विभक्ति क्या कहते हैं, किसी कठिन शब्द को भागों में बांट करके, कुछ खंडों में बांट करके उसका उच्चारण करते हैं। यहाँ तो हम उच्चारण कर रहे हैं, तो उच्चारण में इस बात को ध्यान रखें, कैसे उच्चारण करेंगे तो इससे क्या है कि उच्चारण सरल हो जाता है, आप बोल पाओगे। उपपद मानिया, उपपद मानिया नामोष्ठौ, उपपद मानिया नामोष्ठौ, उपपद मानिया नामोष्ठौ, उपपद मानिया नामोष्ठौ। देखिए ऊ का मतलब दीर्घ ऊ, ठीक है, और पू, अब आप कहोगे सब जगह ह्रस्व आया है, यहां तो दीर्घ आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर क्या है, सब संधि हो रही है। उपू ऊ इस तरह का है, उपू आपको बताऊं इस तरह से, उपू योग उपधमानीय, तो ऊ और ऊ मिलके क्या बना, दीर्घ ऊ, इसलिए आया हुआ है। तो यहां पू हम ह्रस्वी मानेंगे तो कौन सा आ गया, प वर्ग, ऊ प वर्ग, बस यहीं तक है, उपधमानी अलग है, हम उसकी बात आगे करेंगे। तो ऊ और प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान कभी पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, ओष्ठौ, बस। अब इसके आगे की बात करेंगे और इसके लिए आगे की बात होगी, बात समझ में आनी चाहिए। ऊ दीर्घ ऊ प वर्ग, प फ ब भ म सब में क्या लगा देंगे, हलन। तो सब उपपद मानिया नाम ओष्ठौ, आप कहेंगे कि हलंत का तो उच्चारण नहीं होता, आपने तो ये कहा था, तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं केवल उच्चारण के लिए अ मिला रहा हूं, हकीकत में अ नहीं है, क्योंकि बोलना तो है ना मुझे, तो प हलंत फ हलंत ब हलंत इस तरह से मैं बोलूं तो मैंने सीधा बोल दिया प फ ब भ म। तो देखिए क्या है, उपपद मानिया नाम ओष्ठौ, देखिए आप उच्चारण करके भी देख सकते हो, कल को ऊ ओष्ठ काम आए, प फ ब भ म होता है नहीं, ओष्ठों पे वायु टकराती है। अगर कोई ऐसा है कि बिना ओष्ठों को हिलाए मुंह खोल करके पा का उच्चारण कर दे, हो ही नहीं सकता। मुंह खोल करके पा बोल के देखिए आप, क्योंकि ओष्ठों पे जब तक वायु नहीं टकराएगी तब तक पा वर्ग नहीं बोल सकता। यही तो बात है। आप कल को मान लीजिए ता वर्ग बोलना चाहेंगे तो ता में देखिए आप, ता के दांतों के बीच में छिद्र हैं, वायु निकल ना जाए इसलिए जिह्वा क्या कर लेती है, रोक लगा देती है और दांतों पे वायु को टकराने देती है। त थ द ध न स, ये सब जगह देखिए वायु कहां टकरा रही है, मुख के किस स्थान पर टकरा रही है, दंत स्थान पर टकरा रही है, इसलिए दंत उच्चारण स्थान हो गया। सारे ही उच्चारण स्थान च छ ज झ को देख लीजिए, च छ ज झ य, जब च बोलते हैं तो जिह्वा ऊपर तालू के चिपक जाती है और वायु को वहां क्रॉस करके रोकती है, तब च छ ज झ य बोलता है। ई को देखिए वायु वही तालू पे टकराएगी। तो बोलकर आप इसका अभ्यास कीजिए, प्रयोग भी तो कोई चीज है, करके देखिए आप। तो जब भी आप जिस भी वर्ग का उच्चारण करेंगे तो आपको कोई ना कोई स्थान आपको वहां मिलेगा, तो वहां पर बोल करके भी देख लेना एक बार, अगर सही बोलते हो तो। ऊ प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, बोलकर देख लीजिए, ओष्ठ पे ही वायु टकराएगी। अब इसके बाद आता है उपधमानीय। क्या आता है, तो साहब अब हम बात करेंगे किसकी, उपधमानीय। देखिए जब उपधमानीय क्या होता है कि दो चीजें होती है, एक तो होता है आपका उपधमानीय और दूसरा होता है आपका जिह्वा मूल। देखिए दोनों की मैं बात करूंगा, एक साथ समझाऊंगा, इसके बाद सूत्र ही पढ़ाऊंगा बस। उपधमानीय क्या होता है, पहली बात तो बता दूं, उपधमानीय और जिह्वा मूल का एक ही चिन्ह होता है, ये वाला,
ये चिन्ह किसका है? यही चिन्ह तो उपधमानीय का है, यही चिन्ह किसका है? जिह्वा मूल का है। तो समान चिन्ह हुआ। और आपको ये बता दूं, ये जो चिन्ह बनाया जाता है ये विसर्ग के स्थान पर बनाया जाता है। ये क्या है? विसर्ग। और विसर्ग के स्थान पर क्या बनाया जाता है? ये चिन्ह बनाया जाता है। इस चिन्ह का एक नाम और है, इसको हम कह सकते हैं अर्ध विसर्ग। क्या कह सकते हैं? अर्ध विसर्ग। ये इस चिन्ह का अगर सामान्य नाम, कॉमन नाम अगर आप पूछोगे तो क्या कहोगे? अर्ध विसर्ग है। ये विसर्ग है और ये चिन्ह अर्ध विसर्ग है। इस अर्ध विसर्ग के दो नाम रखे गए अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से। एक परिस्थिति में इसे क्या कहोगे? उपधमानीय, और दूसरी परिस्थिति में इसको क्या कहोगे? जिह्वा मूल। है क्या? अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग को कितने नामों से जाना जाता है? दो नामों से, उपधमानीय के नाम से भी और जिह्वा मूल के नाम से भी। किसके स्थान पर होता है? विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग किया जाता है, यह चिन्ह बनाया जाता है। और इस चिन्ह को उपधमानीय और जिह्वा मूल अलग अलग परिस्थितियों में कहा जाता है। तो कब तो इस अर्ध विसर्ग को उपधमानीय कहा जाएगा और कब इसको जिह्वा मूल कहा जाएगा, ये देख लीजिए। अगर इस चिन्ह के तुरंत बाद में, मैं यही लिख देता हूं, अगर इस चिन्ह के तुरंत बाद में आपको प नजर आ जाए या इस चिन्ह के तुरंत बाद में आपको फ नजर आ जाए तो इस चिन्ह को नाम दिया है उपधमानीय। क्या कहा है? उपधमानीय। बात समझ में आई? इस चिन्ह को क्या कहा जाएगा? उपधमानीय। इस चिन्ह के बाद में प और फ आएंगे तभी ये चिन्ह क्या कहलाएगा? उपधमानीय। तो ये समझ जाइए, अगर विसर्ग के बाद में प और फ आए तो विसर्ग को हटाकर ये चिन्ह बना सकते हो, उस स्थिति में इस चिन्ह को उपधमानीय कहोगे। क्या कहा मैंने? विसर्ग के बाद में, जैसे मैंने लिख दिया रामः पठति, तो किसके स्थान पर? विसर्ग के बाद में प आ गया, तो हम चाहते हैं कि राम, और इसको कैसे लिख सकते हैं? पठति। अब ये चिन्ह बन गया। ये चिन्ह अर्ध विसर्ग का है, लेकिन इस चिन्ह के बाद में प आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इस चिन्ह को उपधमानीय बोलेंगे। अगर इस चिन्ह के बाद, जैसे अगर रामः, कुछ भी आ सकता है, पिबति, फिर प आ गया, इस चिन्ह को हटा दो और क्या बना दो? ऐसा क्या कहलाएगा? ये उपधमानीय। बात समझ में आ गई क्या? मतलब कि विसर्ग को हटाकर ये चिन्ह बना दो, ये चिन्ह उपधमानीय का कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब हम इस चिन्ह के बाद में प देखें और फ, केवल और केवल दो वर्ण। कौन कौन से? प और फ, ब भी नहीं चलेगा। ये तभी बनता है, नहीं तो विसर्ग विसर्ग ही रहता। अर्ध विसर्ग करने की जरूरत नहीं है। अब जिह्वा मूल क्या है? तो वो कहता है यदि मान लीजिए इसी चिन्ह के बाद में क या इसी चिन्ह के बाद में ख नजर आ जाए तो अब ये चिन्ह किस नाम से जाना जाएगा? जिह्वा मूल के नाम से जाना जाएगा, वही विसर्ग के स्थान पर। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आ गया बालकः करोति, बालकः खनति, खोदता है, करोति आ गया, क आ गया। अब हम इस चिन्ह को हटाकर क्या बना सकते हैं? ये चिन्ह। तो अब क्या आ रहा है? विसर्ग के बाद में क आ रहा है, सॉरी, इस चिन्ह के बाद में क्या आ रहा है? क। ये क्या कहलाएगा? जिह्वा मूल कहलाएगा। बात समझ में आ गई क्या? रिपीट मेरी करने की आदत है ताकि सब तक ये बात पहुंचे, एक बार ही देखने में वीडियो समझ में आ जाए। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि इसी चिन्ह को हम उपधमानीय कहते हैं, इसी चिन्ह को हम जिह्वा मूल कहते हैं। जब इस चिन्ह के बाद में प और फ आएगा, स्वर कोई सा भी मिला हो सब चलेंगे, लेकिन व्यंजन प और फ होंगे। प और फ आएगा तो ये चिन्ह उपधमानीय कहलाएगा। और इस चिन्ह के बाद में, पहले की बात नहीं कर रहा हूं, पहले चाहे कुछ भी आए, बाद की बात कर रहा हूं। इस चिन्ह के बाद में अगर क और ख आएगा तो अब इसको क्या मानना है आपको? जिह्वा मूल। क और ख में क्या मानना है? जिह्वा मूल मानना है। तो ये आपका उपधमानीय हो गया और जिह्वा मूल का सूत्र अब हम पढ़ेंगे। देखिए, तो उपधमानीय हो गया है। इसके बाद 8वें नंबर पे लिखेंगे जिह्वा
मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य से ह पहले बोलेगा, जिह्वा, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। तो देखिए वही चिन्ह है, जिह्वा मूल का मतलब ये लिख दीजिए। आज तक पूछा नहीं गया है ये, लेकिन आपको फिर भी मेरे कहने से याद रखना है। क और ख स्वतंत्र आए तो कंठ है ही, प और फ स्वतंत्र आए तो क्या है आपके लिए ओष्ठ है, लेकिन ये चिन्ह लगा आ जाए कभी इस तरह से क और ख का, तो समझ जाना ये कंठ वंठ की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यहाँ तो ये जिह्वा मूल माना जाएगा और यहाँ ये उपध मानिए, तो यहाँ लिख देंगे हम जिह्वा। बात समझ में आ गई? तो जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं पहला सूत्र, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इच्चु यशानाम तालु, ऋट्टु रसानाम मूर्धा, लृत्तु लसानाम दंताः, नासिकानुस्वारस्य यमगणनानाम नासिका च, उपपदमानिया नामोष्ठौ, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। तो इस तरह से हमने कितने पढ़ लिए हैं? 8 पढ़ लिए हैं। 9वें नंबर पे आइए, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एदैतो कंठतालु, कंठतालु के विसर्ग नहीं लगेगा। एदैतो कंठतालु, एदैतो कंठतालु। क्या बोला मैंने? एदैतो कंठतालु। अब देखिए इसका थोड़ा विच्छेद देख लीजिए आप। एक तो है एत और एक है ऐत, और द्विवचन में क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, एत। जैसे जगत का बनता है जगतो हो, तो ता का 2 है इसलिए क्या हो जाएगा तो हो, जगतो हो एत हो, तो इसलिए लिखा है दईतो हो। अब देखिए ता को जगत योगी, ता को क्या बनता है जगत योगी में, ता को द बनाते हैं जगदीश बनता है। ऐसे ही ता को यहाँ पर क्या बनाएंगे जस्तु संधि में झलाम जशोन्ते, ता को बना दिया द, जैसे जगत के ता को द और ईश का ई मिला जगदीश बना, ऐसे ही ता को बनाया द और द में मिला दीजिए आई, तो ये बन जाएगा दई। तो ए दई और त का द्विवचन तोह, तो क्या बन गया ए दई तोह कंठतालु। वैसे भी सामान्य सी बात है, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है देखिए कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है तालु। तो कंठ और तालु दोनों मिले, अ और ई मिलकर के क्या बनाता है ए, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया कंठ तालु। बात समझ में आई? तो ए का उच्चारण स्थान यहां क्या हो गया कंठ तालु, आई का भी क्या हो गया कंठ तालु। देखिए ता का क्या मतलब है पता है आपको? व्याकरण में त का मतलब होता है तपर, वैसे अदेंग गुणा में उनको तपर कहा गया है। त से पहले वाले और त के बाद वाले क्या होते हैं तपर। लेकिन मैं आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूं। अगर किसी स्वर के तुरंत बाद में त हलंत मिल जाए, यदि किसी भी स्वर के तुरंत बाद में त हलंत मिल जाए, इत वाली बात नहीं करता, इत तो पूरा नाम है, कहीं आप उसको समझ जाए, स्वर के लिए आए कोई बात और स्वर के तुरंत बाद में त मिल जाए, जैसे एत, ऐत, ईत, ऊत ऐसे आते हैं। अगर त हलंत तुरंत बाद में मिल जाए तो वह केवल अपना ज्ञान कराता है, अपने समान वर्ण का समान अक्षर का ज्ञान नहीं कराता। कैसे? एत का मतलब केवल और केवल क्या है ए है, और ऐत का मतलब ता लग गया तुरंत बाद में केवल क्या है आई है। कल को मान लीजिए आपके सामने लिखा आ जाए अत, तो स्वर है अ के तुरंत बाद में क्या आ गया त लग गया ना, तो इसका मतलब केवल केवल ह्रस्व अ है, इसका मतलब आ नहीं हो सकता। और यदि ये कह देता आत, तो आत का मतलब केवल और केवल आ होगा, क्योंकि आ के तुरंत बाद में त लग गया, इसका मतलब हम अ नहीं लिख सकते। ठीक है? अगर कहीं मान लीजिए आपके सामने आ गया ईत
और कहता स्वर कौन सा है, तो बड़ी ई है, दीर्घ ई है, इसका मतलब क्या नहीं होगा, ह्रस्व ई नहीं होगा। तो ये त अगर किसी भी स्वर के तुरंत बाद में लग जाए तो यह स्वर केवल अपना ही ज्ञान कराता है, अपने समान स्वर का ज्ञान नहीं कराता। लेकिन त नहीं लगे तो अपने समान अक्षर का भी ज्ञान कराता है। जैसे यहां देख लीजिए, अकुहो में अ है ना, तो अ का मतलब क्या मान लिया हमने, आ। लेकिन कहीं पर अगर ईत लिख दिया जाए तो इसका मतलब है बड़ी ई। जब हम प्रज्ञा संज्ञा पढ़ेंगे तो वहां आएगा ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम, तो मतलब ईत आया तो ईत का मतलब क्या होता है, दीर्घ ई। कभी पढ़ा होगा अदेंग गुण अत योग एंग, अत का मतलब केवल अ को गुण मानते हैं। वृद्धि राधइच में आत को आहिम को वृद्धि मानते हैं, आ को क्या मानते हैं, वृद्धि मानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो इतनी सी बात समझ ले मेरी, ई दीर्घ है, इसके बाद त लग गया तो केवल दीर्घ ई। तो मेरी बात समझ में आई, स्वर के तुरंत बाद में त हलंत लगे तो वह स्वर केवल और केवल अपना ज्ञान कराएगा, अपने समान अक्षर का ज्ञान नहीं कराएगा। तो यहां पर इनका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, एदई तो कंठ तालु में कौन कौन से वर्ण है, एत का मतलब ए और ऐत का मतलब आई। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठः और दूसरा है तालुश्च। तो दो उच्चारण स्थान हो गए, कंठ और तालु। अ का कंठ और ई का तालु, इसलिए कंठ तालु बन गया। इसी तरह से आपको वहां मिलेगा अगला सूत्र, ओ दौतोह कंठोष्ठम। देखिए वृद्धि भी हो सकती थी, कंठ योग ओष्ठम, कंठोष्ठम, लेकिन पाणिनि ने कंठोष्ठिका, पाणिनि का ये सूत्र है, इसलिए उसी नियम से हम वहां बात नहीं करेंगे। अब यहाँ जाइए, सही है बिल्कुल कंठोष्ठम। जिनके दिमाग में थोड़ा चल रहा होगा कि साहब वृद्धि क्यों नहीं हुई, तो वो समझ ले पाणिनि का नियम है कि वहां पर या अंगों के नामों में क्या होता है कि हम पररूप भी कर सकते हैं। तो देखिए, ओ दौतोह कंठोष्ठम, तो वही है ओत योग औत। तो ओत का त का द में औत का औ मिला तो ओ दौत। तो ओत का मतलब केवल ओ और औत का मतलब केवल औ। ओ कैसे बनता है, अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का ओष्ठ, अ और उ मिलकर ओ बनता है, इसलिए ओ दौतो कंठोष्ठम। तो क्या बनेगा, कंठः और ओष्ठम दोनों बनते हैं। ओ दौतोह कंठोष्ठम। तो 10 सूत्र हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। 10 सूत्र अब तक हो चुके हैं। अंतिम देख लीजिए कौन सा है आपका 11वां सूत्र, और वो बड़ा ही महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, तो एक व ऐसा वर्ण है, व कैसे बोलोगे, ओष्ठ के ऊपर दांत रखिए, व इस तरह से बोलना चाहिए। तो व का उच्चारण स्थान में क्या बताया गया है, दंत और ओष्ठ। दांत के ऊपर ओष्ठ रख के व को बोला जाता है, तो हम बोलेंगे दंत और ओष्ठ। बात समझ में आ गई। तो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अ आ कवर्ग ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। इच्चु यशानाम तालुः, ई दीर्घ ई, च वर्ग, इसके बाद में य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु हो गया। चु यशानाम तालु। ऋट्टु रसानाम मूर्धा, री दीर्घ री, ट वर्ग, र श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। इसके बाद लृतु लसानाम दंता, लरी त वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका, दंत हो गया। इसके बाद में लृतु लसानाम दंता, इसके बाद आइए नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका हो गया। यम गणना नाम नासिका च, नियम गणना, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, इनका भी नासिका होता है। उपपदमानिया नामोष्टौ, उ और उ दीर्घ
और प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और उपधमानीय का चिन्ह विसर्ग के स्थान पर होता है। जब इस चिन्ह के बाद में क्या आ जाए, प और फ, मतलब अर्ध विसर्ग के बाद में प और फ आएगा तो उपधमानीय कहलाएगा। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, अर्ध विसर्ग के बाद क ख आएगा तो वो जिह्वामूल कहलाएगा। इसके बाद में क्या गया, एदयितोः कंठतालु, तो ए और आई इनका उच्चारण स्थान कंठतालु होता है। ओदौतोः कंठोष्ठम, और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, तो व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। तो सूत्रों को याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इच्चु यशानाम तालु, ऋट्टु रसानाम मूर्धा, लिट्टु लसानाम दंता, नासिकानुस्वारस्य यमगणनानाम नासिका च, ए उपपदमानीयानाम ओष्ठौ, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, एदयितोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। तो ये हमारे कितने सूत्र हैं, 11, और इनके वर्ण ये लिखे हुए हैं। उच्चारण स्थानों को याद कीजिए, रोजाना सूत्रों का वाचन करते रहिए, आवृत्ति करते रहिए, एक दिन में एक बार बोल लीजिए, सूत्र याद हो जाएंगे। कुछ अन्य सूत्र देख लीजिए, उच्चारण स्थान तो नहीं है लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अन्यानि सूत्राणि, महत्वपूर्ण सूत्र हैं किसी भी कक्षा के लिए। पहला, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, मतलब कि क से और कहाँ तक, म तक के जो वर्ण हैं, क तः म पर्यंतम, ऐसा भी कह सकते हो। क से म तक कितने वर्ण हैं, 25 वर्णाः, लिख देता हूं 25 वर्णाः, क्या कहलाते हैं, स्पर्शाः, इनको हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो याद रखना, का आदि से, क आदियों का मतलब, कादियों का मतलब है क के प्रारंभ, आदि का मतलब प्रारंभ होता है। म अवसान, अवसान का मतलब होता है रुकना, तो म पर रुकना, क से शुरू कर दीजिए, म पर रुक जाइए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग सब आ जाएंगे। हम पढ़ चुके हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इनके स्पर्श संज्ञा होती है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कादि मामसाना स्पर्शः। एक ये भी याद रखना है, शलः उष्माणः, शलों को उष्म कहते हैं। शल एक प्रत्याहार का नाम है, अब बना के देखना, स, श, स और ह, शस सर हल, उससे मिलकर बनेगा। इन सब को हम कहते हैं उष्म वर्णाः। क्या कहते हैं, उष्म वर्ण। इसी तरह से एक है आपका यणोन्तस्थाः, मैंने कहा ना आकार का उच्चारण नहीं करना है आपको, यणोन्तस्थाः। तो यणोन्तस्थाः का मतलब है यण, ये तो यण संधि में भी काम आएगा, य व र ल, व्यंजनों में हलंत अवश्य लगाएं। तो यणोन्तस्थाः, इनको हम क्या नाम देते हैं, अंतस्थ वर्ण नाम देते हैं, अंतस्थाः या अंतस्थ वर्णाः। इसके बाद अंतिम हम लिखेंगे अचः स्वराः। अच जितने भी होते हैं, अच का मतलब जानते हो, कौन कौन से वर्ण है वो लिख देना, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, ओ, और इनके ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही होंगे। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, स्वराः। तो स्वर वर्ण कौन से हैं हमारे, अच, जो हैं प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। तो याद रखेंगे, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, शलः ऊष्माणः, शलः ऊष्माणः, यणोन्तस्थाः, अचः स्वराः। ये लिखे हुए वर्ण, इनको भी कंठस्थ कीजिए, रेगुलर इनको बोलते रहिए, आपको याद जरूर होंगे। ये हमारे हुए आज का उच्चारण स्थान। इनसे बार उच्चारण स्थान का कभी कोई टॉपिक गया नहीं। अगला टॉपिक इनसे रिलेटेड है जो है प्रयत्न, उसकी चर्चा आगे करेंगे। धन्यवाद।